हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। और मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। और आज हम लोग देखने वाले हैं अपना आईपीएस एसओ लॉ ऑफिसर के लिए मॉक टेस्ट 9। इससे पहले भी हम कई सारे मॉक टेस्ट देख चुके हैं, तो प्लेलिस्ट जाके देख लेना, ठीक है। और आपके एग्जाम में एज इट इज कई सारे क्वेश्चंस फंस जाएंगे, तो बिल्कुल भी मिस मत करना वीडियो, ठीक है। 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं ये बात बताना कमेंट में। और चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। Which article of the Constitution of India guarantees the right to life and personal liberty? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर हमारा आर्टिकल 21। और सबसे ज्यादा डिटेल्ड आर्टिकल यही है। वैसे तो आपको 2 लाइन का दिखेगा, बट वैसे डिटेल्ड है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, राइट टू लाइफ, स्लीप, डाई और मैरिज, सारी चीजें आती हैं। तो इसको बिल्कुल मिस मत करना, इस आर्टिकल को आराम से पढ़ना बहुत तसल्ली से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस Article 32 from Article 226 of the Constitution of India. Article 32 can be invoked only for enforcement of fundamental rights, और Article 226 covers fundamental rights and other legal rights। तो इसका आंसर यही है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है हमें। आर्टिकल 32 केवल फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, बट 226 फंडामेंटल राइट्स के अलावा और भी चीज़ों की बात करता है, जो भी चीज़ें अलग आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स on the ground of defection are contained in which schedule of the constitution? 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th या फिर 11th शेड्यूल, ठीक है। और इसका आंसर हमारा 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल इसलिए है क्योंकि 10th शेड्यूल में ये दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है। 52nd अमेंडमेंट 1985 याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीकिंग टू अल्टर द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट्स under Article 226 requires, besides a special majority in Parliament, which of the following? Approval of President only, या ratification by not less than half of the state legislatures, या ratification of all state legislatures, या फिर no additional requirement is needed। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर हमारा रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। और ये बहुत हार्ड है अमेंडमेंट, इसलिए इसमें स्टेट लेजिस्लेचर की भी अप्रूवल चाहिए होती है। तो ये मोस्टली इम्पॉसिबल ही माना जा सकता है, बट बहुत कम चांसेस है कि इसको अमेंड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द बीएनएस द ऑफेंस ऑफ मर्डर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? तो मर्डर सबको पता होना चाहिए, 101 में दिया गया है, ठीक है। मर्डर की पनिशमेंट हमारी 103 में दी गई है, 101 में हमारा मर्डर दिया गया है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, 103 में मर्डर की पनिशमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन से पहले हमें एक चीज देखनी है, आईपीएस एसओ लॉ ऑफिसर की आप लोग तैयारी कर रहे हो, मुझे पता है ये बात, तो क्योंकि आप कर ही रहे हो तभी तो। रिवीजन के नोट्स चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, फुल मॉक टेस्ट, तो ये सब एक ही चीज में मिल जाएगा, एक ही बंडल में मिल जाएगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स होंगे रिवीजन के लिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज, और 20 मॉक टेस्ट होंगे जिसमें बैंकिंग लॉ पे अधिकतर फोकस किया गया है, ठीक है। तो पहले 50 कैंडिडेट जो आते हैं उनको 349 का ये ऑफर पड़ेगा, स्पेशल ऑफर है। और उसके बाद में 399 का हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे ले सकते हो, इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, कांटेक्ट करिए, यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। और या फिर इस क्यूआर पर भी आप स्कैन कर सकते हो, तो सीधे डीएम में पहुंच जाओगे। और कोई भी हेल्प चाहिए या फिर कोई भी गाइडेंस वगैरह चाहिए, तो इसी नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एंड इट्स पनिशमेंट इज डील्ड विद अंडर विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस 2023? सेक्शन 303, सेक्शन 305, 309 या फिर 3011? आंसर दीजिए। ओके, तो थेफ्ट हमारी 303 में दी गई, और थेफ्ट हमेशा ही मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होती है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी थेफ्ट नहीं हो सकती, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ये बात याद रखना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बीएनएस 2023 रिप्लेस द अर्स्टवाइल ऑफेंस ऑफ सेडिशन विद अ न्यू प्रोविजन ऑन एक्ट्स एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अंडर विच सेक्शन? कौन से सेक्शन में है? तो ये है हमारा सेक्शन 152, ओके। और पहले था 124 ए आईपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय बीएनएस 2023 दैट वाज एब्सेंट इन द आईपीसी? फाइन, कम्युनिटी सर्विस, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर डेथ? तो आप आईपीसी उठाओगे तो आपको सारी पनिशमेंट मिल जाएंगी।
बट एक पनिशमेंट है जो कि कम्युनिटी सर्विस है, जो नहीं मिलेगी क्योंकि ये अभी इंट्रोड्यूस की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, agreements are contracts if made by free consent of competent parties for lawful consideration and lawful object and not expressly declared void. Which of the following is not an express requirement of section 10? Free consent, lawful consideration, registration of the agreement या फिर lawful object। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है, अगर वो रजिस्टर नहीं भी कराते हो तब भी वो वैलिड रहता है, ठीक है। तो ये इसकी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द promisee only, the promiser only, या फिर the promisee or any other person at the desire of the promiser, या फिर a stranger without the promiser's desire। ओके, तो इसका आंसर हमारा था promiser और any other person। अब कैसे, वो ये ऐसे, मान लो आप स्कूल में एडमिशन लेने गए, ठीक है, आप पढ़ोगे उसमें, कंसिडरेशन आप क्या दोगे, आप थोड़ी दे रहे हो, आपके पिताजी हो सकता है देते हो, कुछ बच्चे अपने आप देते हैं, बट उनकी बात नहीं हो रही। जिन बच्चों के पिताजी कंसिडरेशन देते हैं, ठीक है, फादर देते हैं, तो ये क्या हो गई, इनडायरेक्ट क्या हो गई, कंसिडरेशन हो गई कि फादर ने आपके बिहाफ पर जो है, आप उनके सन हो, आपके बिहाफ पर क्या दे दी, कंसिडरेशन दे दी, फीस दे दी। ओके, तो क्या कहते हैं, प्रॉमिस या एनी अदर पर्सन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कोडिफाइड अंडर विच ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कौन सी में, सेक्शन 54, 56, 62 या फिर 65। तो याद रखना, ये हमारा 56 में, और इम्पॉसिबल जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, ठीक है, इसको वॉइड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 declares an agreement without consideration void except in certain cases which of the following is not a recognized as exception under section 25। agreement made on account of natural love and affection between near relation, या फिर promise to compensate a person who has already voluntarily done something for the promiser, या promise to a time barred debt in writing and signed, या फिर an oral gift of movable property without any writing। ओके, तो इसका आंसर हमारा डी। बाकी सब चीजों में कंसिडरेशन नहीं पड़ती है, बट इसमें पड़ेगी, ठीक है, ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एज पर सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड इन अ कंपनी, 1, 2, 3 या फिर 5। आंसर दो आप लोग इसका। ओके, तो इसका आंसर हमारा 3 डायरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए किसी पब्लिक कंपनी में। ओके, और एक चीज और, 1 पर्सन कंपनी में एक डायरेक्टर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 285 ऑफ द 2 क्लाउज 85 ऑफ द Companies Act, a small company is primarily defined with reference to which criteria? Number of employees only, paid up share capital and turnover threshold, या number of shareholders, या फिर registered office location। ओके, तो याद रखना ये बात कि पेड अप कैपिटल और शेयर कैपिटल जो होता है, और और टर्नओवर जो कंपनी का होता है, उस हिसाब से कंपनीज का डिफाइन होता है, ठीक है, कंपनी बड़ी है या फिर छोटी है, लार्ज है, स्मॉल है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट mandates corporate social responsibility spending based on which of the following threshold? Net worth turnover और net profit exceeding prescribed limits, या फिर number of employees exceeding 500, या एज ऑफ अ कंपनी exceeding 10 years, या फिर foreign shareholding exceeding 25%। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और CSR बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 2% जाता है CSR में हर कंपनी का, ठीक है। किस चीज का जाता है, तो वो आता है नेट वर्थ टर्नओवर और नेट प्रॉफिट एक्सीडिंग प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। ओके, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, ताकि आप लोग को ये पीपीटी वहां मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहां से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टर्म बैंकिंग इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एज accepting deposits of money for lending or investment repayable on demand or otherwise, या only issuing currency notes, या only providing locker facility, या फिर only granting loans। ओके, तो सिंपल सा है, 5 भी आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और मनी विड्रॉल वगैरह सारी चीजें बैंक करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डील्स विद लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज, बाइंडिंग अप अपॉइंटमेंट ऑफ आरबीआई गवर्नर या फिर फॉरेन एक्सचेंज। तो इसका आंसर हमारा लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, कौन देता है लाइसेंस? वो देता है हमारे आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई पावर टू इशू डायरेक्शंस टू बैंकिंग कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? सेक्शन 21, सेक्शन 35 ए, सेक्शन 45 या फिर सेक्शन 49? आंसर दो। ओके, आई होप सबको आंसर पता होगा। बिल्कुल इसका आंसर है हमारा सेक्शन 35 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द आरबीआई एक्ट which of the following currently states its establishment and subsequent nationalization years? Established 1935, nationalized 1949 या established 1949? ये तो होगा ही नहीं, उल्टा चल रहा है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई जो था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर फिर सरकारी बैंक बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल राइट ऑफ आरबीआई टू इशू बैंक नोट्स इन इंडिया इज ग्रांटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द आरबीआई? किस सेक्शन में है ये बताना है। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 22 में आरबीआई इशू करता है। और दो चीज याद रखना, सेक्शन 2 ऑफ आरबीआई एक्ट में आरबीआई इशू करता है नोट्स। ठीक है, नोट्स। और सेक्शन 22 ऑफ बीआर एक्ट में आरबीआई इशू करता है लाइसेंस बैंक के लिए। ये दोनों याद रखना। ठीक है, दोनों एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 42 ऑफ द आरबीआई एक्ट which of the following statements about the cash reserve ratio is correct? Scheduled banks must maintain a specified percentage of their net demand and time liabilities with RBI. या CRR applies only to cooperative banks या फिर CRR is fixed permanently at 4% by statute या फिर CRR maintained with the banks on branch only? तो सिंपल सी बात है, CRR जो है हमारा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के हिसाब से मैच किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसऑनर ऑफ चेक और इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स is an offense under which section of NI Act? सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक्शन 138। ओके, जिसमें डिसऑनर ऑफ चेक बोला जाता है। बट याद रखना इसमें पनिशमेंट और फाइन कितना होता है। फाइन होता है इसका 2x होता है, शायद 2x ही होता है। और कौन सा मजिस्ट्रेट इसको ट्राई करता है वो चीज याद रखना। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JMFC, ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 118 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 raises a presumption that every negotiable instrument was made or drawn for consideration. All checks are post-dated, endorsements are always forged या फिर no presumption arises regarding NI. ओके, तो हम जब भी चेक इशू करते हैं तो प्रिजम्पशन ये रहता है कि चेक जो है वो कंसिडरेशन के लिए दिया गया है। ठीक है, किसी चीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिस्टिंग्विशिंग feature between a promissory note and a bill of exchange under the NI Act. A promissory note involves two parties, maker and payee, and while a bill of exchange involves three parties, drawer, drawee and payee. ओके, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यही वाला हमारा आंसर ठीक कर देना है। डेफिनेशंस पढ़ के जाइएगा इसकी, क्योंकि सेक्शन से 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 से जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 9 ऑफ द CPC provides that civil courts shall have jurisdiction to try all suits of a civil nature except suit expressly or impliedly barred या फिर suit related to property या suits related to contract या फिर suits between private individuals। आंसर दो आप लोग इसका। ओके, तो इसका आंसर हमारा suits expressly or impliedly barred। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपलेंट कैन बी रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द CPC on which of the following grounds? Where it does not disclose a cause of action या where the defendant requests it या whenever the suit is filed on Monday या फिर where the plaintiff amends the plaint। ओके, तो आंसर है इसका where it does not disclose a cause of action। जब आप अपने सूट में कॉज ऑफ एक्शन नहीं देंगे या अंडर वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है, इनसफिशिएंट स्टाम्प नहीं लगाएंगे, स्टाम्पिंग नहीं करेंगे या फिर फीस नहीं देंगे पूरी या फिर बार्ड बाय लॉ हो जाएगा, तो वो 7-11 में खारिज हो जाएगा आपका प्लेंट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अंडर सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी 1908 or to apply which condition is essential. The matter directly and substantially in issue must have been heard and finally decided by a competent court in a former suit between the same party. Here the former suit must have been filed in different country. Here the parties in both suits must be different या फिर the former suit must still be pending. ओके तो इसका आंसर हमारा पहला और पढ़ लेना इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द भारतीय साक्ष्य अधिनियम विच रिप्लेस द इंडियन एविडेंस एक्ट प्राइमरली डील्स विद रूल्स ऑफ एविडेंस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग या प्रोसीजर फॉर फाइलिंग सिविल सूट्स या डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस या फिर कंपनी लॉ कंप्लायंस. ओके तो इसका आंसर हमारा रूल्स ऑफ एविडेंस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ एडमिसिबल एज अ डाइंग डिक्लेरेशन इज डील्ड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ बीएसए. तो याद रखना इसको इसको सेक्शन 26 में दिया गया है. ठीक है डाइंग डिक्लेरेशन को. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एज अ जनरल रूल अंडर द बीएसए द बर्डन ऑफ प्रूविंग अ फैक्ट lies on the person who desires the court to believe in the existence of that fact, या the accused only in every case, या the court itself, या फिर whoever is wealthier among the parties. ओके तो इसका आंसर हमारा सिंपल सा है. जो व्यक्ति कहता है कि बिलीव करे कोर्ट उस पर तो उसे ही प्रूव करना पड़ता है अपना सच. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स अंडर एन एक्ट इन विच ईयर 1988, 1992, 1996 या फिर 2000. ओके तो सेबी एक्ट की बात आएगी तो हमारा सेबी एक्ट 1992 में स्टैब्लिश 2 के जो एक्ट है उससे स्टैब्लिश किया गया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइडर ट्रेडिंग इज इन सिक्योरिटीज इज प्राइमरली रेगुलेटेड बाय सेबी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशंस. तो सेबी प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग सिंपल सा क्वेश्चन है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सेबी लाई बिफोर विच अपीलेट अथॉरिटी. नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल या सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली या फिर डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल. तो सिंपल सी बात है हमारी एसएटी में जाएगी अपील सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ द सरफेसी एक्ट a secured creditor must issue a notice to the borrowing demand repayment within how many days before taking possession of secured assets. 30 days, 60 days, 90 days या फिर 15 days. ओके तो इसका आंसर हमारा 60 डेज में डिमांड हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सरफेसी एक्ट प्रोविजंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट जनरली डू नॉट अप्लाई वेयर द आउटस्टैंडिंग ड्यूज आर लेस देन 1 लाख, 20 लाख, 50 लाख या फिर 1 करोड़. तो याद रखना सरफेसी एक्ट कहाँ पर लागू होता है कहाँ नहीं होता है और सरफेसी एक्ट के लिमिटेशन क्या है. तो लिमिटेशन ये है कि ये 1 लाख से कम की वैल्यू पर लागू नहीं होता है. 1 लाख से कम की वैल्यू पर लागू नहीं होता है और 20 लाख से ऊपर की वैल्यू पर लागू क्या होता है डीआरटी. ठीक है डीआरटी जिसको हम बोलते हैं रिकवरी ऑफ बैंक ड्यूट्स ऐसे कुछ बोलते हैं. आरडीबी जिसमें क्वेश्चन है 2 उसके भी. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर फेमा अ ट्रांजैक्शन दैट ऑल्टर्स द एसेट्स और लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और वाइस वर्सा इज टर्म्ड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन या फिर बार्टर ट्रांजैक्शन. तो इसका आंसर हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन अंडर फीमा is primarily carried out by which authority? Central Bureau of Investigation (ED), Serious Fraud Investigation Office या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. तो इसको ईडी देखती है. ठीक है. इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और पीएमएलए के केस जो होते हैं वो भी ईडी ही देखती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड a moratorium prohibiting institution of suits against the corporate debtor is declared under which section of IBC 2016 सेक्शन 7, सेक्शन 12, सेक्शन 14 या फिर सेक्शन 33. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आईबीसी कोड का. ये डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है और इसका आंसर हमारा सेक्शन 14 में मोरेटोरियम बोला गया है. और मोरेटोरियम का मतलब होता है ना ही कंपनी को कोई शू कर सकता है ना ही कंपनी किसी को शू कर सकती है. ठीक है. कंपनी के सारे जो लेन देन होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CIRP under the IBC must ordinarily be completed within how many days including permissible extension? 190 days, 180 days, 270 डेज या फिर 365 डेज। ओके, तो इसका आंसर हमारा 180 डेज एक्सटेंडेबल बाय 90 डेज, तो 270 डेज टोटल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 5 ऑफ द TPA defines transfer of property as an act by which a living person conveys property to one or more other living person or to himself or to himself and one or more other living person in present or in future, या only to a company or association, या फिर only to government, या फिर only through a registered will। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात होती है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिविंग पर्सन में ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस अंडर सेक्शन 52 of the Transfer of Property Act provides that property under active litigation cannot be transferred so as to affect the rights of the other party under any decree passed in the suit। या प्रॉपर्टी कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड, या फिर लिटिगेशन ऑटोमेटिकली एंड्स, या फिर ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी इज कवर्ड। ओके, तो इसका आंसर हमारा, जब तक प्रॉपर्टी लिटिगेशन में है तब तक ट्रांसफर नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो खरीद रहा है बेचारा वही फंस जाए, कोई उल्टी डिग्री या फिर अपोजिट ऑर्डर हो जाए तो फिर उसकी प्रॉपर्टी चली जाए, नुकसान भी हो जाए, इसीलिए माना जाता है। बट ऐसा मानते नहीं, लोग करते रहते हैं, बेचते रहते हैं प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द SRA अमेंडमेंट 2018 specific performance of a contract remains a purely discretionary remedy in all cases as before, it has generally become the rule rather than an exception subject to certain exceptions, या फिर has been abolished entirely, या फिर applies only to contracts and sale of movable property। ओके, तो इसका आंसर हमारा has generally become the rule rather than an exception subject to certain exceptions। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द SRA injunctions are broadly classified as temporary and perpetual injunction, civil and criminal, movable and immovable, या फिर डोमेस्टिक एंड फॉरेन। तो जब इंजंक्शन की बात आएगी तो आएगा टेम्पररी एंड परपेचुअल इंजंक्शन। ठीक है, टेम्पररी 37 में दिया है, परपेचुअल 38 में दिया, और एक इंजंक्शन और होता है, इसको हम बोलते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन, जो 39 में दिया है। ठीक है, याद रखना तीनों के तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लीगल मैगजीन रेस इप्सा लैक्यूटर, और ये शायद हो चुका है पहले भी, बट फिर भी ये थोड़ा घुमाकर पूछा है तो पढ़ लीजिए। रेस इप्सा लैक्यूटर is most relevant in establishing which of the following in case of negligence, an inference of negligence from very nature of the account shifting the burden to the defendant to explain। इसका यही आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाइंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन विच लैंडमार्क केस। केशवानंद भारती लगा लेना, इतनी बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, तो छोड़ना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द जनरल प्रोविजन अंडर द लिमिटेशन एक्ट द लिमिटेशन पीरियड फॉर अ सूट फॉर विच नो स्पेसिफिक पीरियड इज प्रिस्क्राइब्ड एल्सवेयर इज द शेड्यूल ऑफ इज। अगर लिमिटेशन पीरियड में कोई पीरियड ही नहीं दिया है सूट के लिए तो कितना पीरियड, कितना माना जाएगा, 3 इयर्स माना जाएगा। ठीक है, स्पेसिफाइड हमारा 3 इयर्स रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिटी थेफ्ट इन्वॉल्विंग फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ another person's electronic signature, password or unique ID feature is punishable under which section? 43, सेक्शन 66C, या सेक्शन 67, या फिर सेक्शन 672। आंसर दो। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 66(2), जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। 90 सेक्शन हमारा क्या है, ये सेक्शन नहीं है। क्वेश्चन 48, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अ पर्सन हु बायज गुड्स और अवेल सर्विसेज exclusively for the purpose of resale or commercial use is included in the definition of consumer, या excluded from definition of consumer, या फिर subject to certain exceptions like self employment, या automatically entitled to double
कॉम्पनसेशन या फिर ट्रीटेड द सेम एज ऑर्डिनरी कंज्यूमर विदाउट एक्सेप्शन। आंसर दो आप लोग इसका। ओके तो इसका आंसर हमारा एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस लाइक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो व्यक्ति कॉमर्शियल यूज के लिए या फिर बाइंग सेलिंग के लिए कोई चीज खरीदता है तो वो कंज्यूमर की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल। अ गिफ्टेड या विल या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी नॉट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी या फिर एन एफिडेविट। आंसर दो, इसमें आप लोग जरूर फंसोगे पक्का। ओके तो इसका आंसर हमारा अ गिफ्ट डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यूड अबव रेज 100। ठीक है, इसको रजिस्टर कराना जरूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंडियन स्टाम्प एक्ट इज टू levy stamp duty on specified instruments to make them legally valid and admissible। तो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, इसका यही आंसर है। और 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही गए हैं ये बताना। दूसरी बात टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, ये पीपीटी वहीं शेयर कर दूंगा। तीसरी चीज कोई वीडियो में कमी हो और कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी बुरी लगी या कोई सुधार करना चाहिए मुझे, वो सारी चीज। ठीक है, और लास्ट चीज हमारी ये है, तैयारी कर रहा है आईपीएस एसओ लॉ ऑफिसर की, तो आप लोगों को ये बंडल जरूर लेना चाहिए जिसमें मैं दूंगा आपको सारे सब्जेक्ट वाइज नोट्स दूंगा, सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज, और 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे ईच। बैंकिंग लॉ पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा इसमें, और 50 कैंडिडेट्स जो आते हैं पहले उनको 349 का ही ऑफर मिलेगा, स्पेशल ऑफर है। उसके बाद में 399 पे हो जाएगा। ठीक है, और कैसे मिल सकता है आपको, जस्ट इस नंबर पर व्हाट्सएप करो और उसके बाद में आप मेरे से कांटेक्ट कर लोगे। उसके बाद में मैं सारी डिटेल्स इसमें बता दूंगा। ठीक है, कैसे कैसे आपको परचेज करना है। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।